आज हम जिस मामले को देखने वाले हैं वो नियमों और इंसानियत के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। सोचिए, एक नियम बनाया जाता है किसी की मदद के लिए, लेकिन उसी नियम की आड़ में मदद करने से मना कर दिया जाता है। ये कहानी है एक महिला की जिसने एक बड़ी त्रासदी के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए अर्जी दी और विश्वविद्यालय की नियम पुस्तिका ही उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ उम्र या नौकरी का नहीं है। ये उस बुनियादी सवाल का है जो हर बड़ी संस्था, हर बड़े सिस्टम में उठता है। क्या नियम इंसान की मदद के लिए हैं या इंसान सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए बना है? आज हम देखेंगे कि जब एक विश्वविद्यालय के सख्त नियम एक परिवार की तकलीफ से टकराए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियम के शब्दों और नियम की भावना के बीच किसे चुना। तो चलिए इस अदालती फैसले की गहराइयों में उतरते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और एक अकेली महिला नेमिरिकपन शैंगबुनाबी देवी जो खुद अपना केस लड़ रही थी के बीच इस कानूनी लड़ाई में क्या-क्या तर्क सामने आए और अदालत ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। सबसे पहले इस केस की कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर इस मामले का जो मानवीय पहलू है वो छिपा है। याचिकाकर्ता देवी जी की बहन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में कर्मचारी थी और 28 जुलाई 2015 को उनकी बहन की अचानक मृत्यु हो गई। ये किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। और देखिए, ऐसे ही हालात के लिए सरकार और संस्थाओं ने अनुकंपा नियुक्ति, जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं, उसका प्रावधान बनाया। सही। इसका मकसद ही यही है कि अगर घर का कमाने वाला सदस्य अचानक चला जाए तो परिवार पूरी तरह से बिखर न जाए, उन्हें एक आर्थिक सहारा मिल सके। तो इसी नियम के तहत देवी जी ने अपनी बहन की जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन फैसला आने में काफी वक्त लग गया। बहन की मृत्यु हुई 2015 में और विश्वविद्यालय ने उनका आवेदन खारिज किया 9 मार्च 2018 को। मतलब लगभग 3 साल का लंबा इंतजार, और उसके बाद जवाब आया नहीं। ये याचिकाकर्ता के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। और जो वजह बताई गई वो पहली नजर में बहुत सीधी और तार्किक लगती है। वजह थी उम्र। हाँ, उम्र। देवी जी का जन्म 1 मार्च 1978 को हुआ था। 2015 में जब उन्होंने आवेदन किया तो उनकी उम्र 37 साल थी। और विश्वविद्यालय के नियमों के हिसाब से ये उम्र ज्यादा थी। हाँ, विश्वविद्यालय के जो सामान्य भर्ती नियम है, मतलब जनरल रिक्रूटमेंट रूल्स, उनके अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु 30 साल है। अच्छा। देवी जी OBC श्रेणी से थी तो उन्हें 3 साल की छूट मिल सकती थी, यानी उनके लिए ऊपरी आयु सीमा हुई 33 साल। और वो इस सीमा से 4 साल बड़ी थी। तो अगर आप सिर्फ भर्ती नियमों की किताब उठा के देखें तो मामला साफ है, वे अयोग्य थी। केस खत्म। एक मिनट, तो भर्ती के नियम तो समझ आते हैं, लेकिन क्या ऐसे खास मामलों के लिए कोई अलग नियम नहीं थे? मुझे लगा था कि अनुकंपा नियुक्ति का तो पूरा सिस्टम ही अलग होता है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां ही अलग होती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से मामला दिलचस्प और जटिल होना शुरू होता है। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 तरह के नियम एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक थे सामान्य भर्ती नियम, जो सबके लिए बराबर अवसर की बात करते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16 में कहा गया है। ये एक खुली प्रतियोगिता की नींव रखते हैं। और दूसरे नियम कौन से थे? दूसरे थे विशेष अनुकंपा नियम, कंपैशनेट रूल्स, जो अपने आप में भर्ती के सामान्य नियम का एक अपवाद है। ये खास परिस्थितियों के लिए बनाए गए हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनमें इन नियमों का उद्देश्य साफ साफ लिखा है। इनका मकसद किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को गरीबी यानी पेन्यूरी और आर्थिक बदहाली से बचाना है। फाइनेंशियल डेस्टिट्यूशन। हाँ, ये एक आपातकालीन मदद है, एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच है। तो ये तो 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक नियम कहता है कि सबको एक ही तराजू में तौलो, और दूसरा कहता है कि नहीं, इस एक परिवार की खास मदद करो क्योंकि उन पर मुसीबत आई है। तो फिर इन खास यानी अनुकंपा नियमों में उम्र को लेकर क्या कहा गया था? क्या वहां कोई लचीलापन था? यही इस पूरे केस का दिल है। अनुकंपा नियमों में रिलैक्सेशंस यानी छूट नाम का एक क्लॉज है, और उसमें सोने की स्याही से लिखने वाली बात लिखी है। ऊपरी आयु सीमा में जहां भी आवश्यक पाया जाए छूट दी जा सकती है। जहां भी आवश्यक पाया जाए। जी, अपर एज लिमिट कुड बी रिलैक्स्ड व्हेरेवर फाउंड टू बी नेसेसरी। साफ शब्दों में नियम बनाने वालों ने खुद ये विवेक ये शक्ति समिति को दी थी कि अगर जरूरत लगे तो वे उम्र की सीमा में छूट दे सकते हैं। हालांकि न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष है उसमें कोई छूट नहीं है। अच्छा, तो अगर नियम में ही छूट देने की गुंजाइश साफ साफ लिखी हुई थी
तो फिर विश्वविद्यालय इतना अड़ा हुआ क्यों था? सिर्फ ये कहना कि भर्ती नियमों का पालन करना है, ये तो काफी नहीं रहा होगा। अदालत के सामने उन्होंने अपने पक्ष में क्या तर्क रखे? विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से एक मजबूत दीवार खड़ी करने की कोशिश की। उन्होंने 3 मुख्य तर्क दिए। पहला और उनका सबसे बड़ा तर्क यह था कि अनुकंपा नियमों के अंदर ही एक जगह लिखा है कि आवेदक को भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत योग्य होना चाहिए। वे इसी लाइन को पकड़कर बैठे थे। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि अनुकंपा नियम खुद ही भर्ती नियमों की तरफ इशारा कर रहे, एक तरह का लूप होल? हाँ, बिल्कुल। उनका दूसरा तर्क एक पुराने मामले पर आधारित था। उन्होंने सुश्री माधुरी सिंह के एक केस का हवाला दिया, जिसमें विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक नीतिगत फैसला लिया था। क्या फैसला था वो? उस फैसले में कहा गया कि उम्र में छूट सिर्फ विधवा या तलाकशुदा महिला आवेदक को ही दी जाएगी, किसी और रिश्तेदार जैसे भाई या बहन को नहीं। रुकिए, ये दूसरा तर्क तो अपने आप में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब आप पहले से ही ये तय कर रहे हैं कि किसकी परिस्थिति ज्यादा दयनीय है और किसे करुणा की ज्यादा जरूरत है। ये तो नियम के अंदर एक और नियम बनाने जैसा हो गया। आपने बहुत गहरी बात कही है और अदालत भी इसी नतीजे पर पहुंची। विश्वविद्यालय ने दरअसल नियम से मिली अपनी विवेकाधीन शक्ति को एक आंतरिक नीति बनाकर सीमित कर दिया था। उनका तीसरा तर्क यह था कि निचली अदालत का यह कहना गलत था कि भर्ती नियमों का अनुकंपा नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वे जोर दे रहे थे कि दोनों नियम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से एक तार्किक दीवार खड़ी कर दी, नियमों की अपनी व्याख्या, एक पुराना फैसला और निचली अदालत की आलोचना। अब सवाल ये है कि हाईकोर्ट ने इस दीवार को कैसे तोड़ा? उनके तर्क क्या थे? अदालत ने इस मामले को बहुत ही स्पष्ट और बुनियादी कानूनी सिद्धांतों के आधार पर परखा। उन्होंने कहा कि जब किसी स्थिति में 2 नियम लागू हो रहे हों, एक सामान्य और एक विशेष, तो हमेशा विशेष नियम ही लागू होगा। इसे कहते हैं स्पेसिफिक लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉ का सिद्धांत। क्या आप इसे किसी सरल उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक हाईवे पर सामान्य गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक सामान्य नियम है। ठीक है। लेकिन उसी हाईवे पर जब एक स्कूल आता है तो वहां एक खास बोर्ड लगा होता है जिस पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। तो स्कूल के पास आप 100 पे नहीं चल सकते, आपको 30 की गति से ही चलना होगा। क्यों? क्योंकि वो खास परिस्थिति के लिए बनाया गया खास नियम है। सही बात है। अदालत ने कहा कि यहाँ भी भर्ती नियम हाईवे की गति सीमा की तरह हैं और अनुकंपा नियम उस स्कूल के पास लगे बोर्ड की तरह हैं। वे खास हालात के लिए हैं, इसलिए वही लागू होंगे। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। यानी नियम का मकसद उसकी व्याख्या तय करेगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को समझना है। बिल्कुल। अदालत ने यही कहा कि दोनों नियमों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। भर्ती नियम खुली प्रतियोगिता के लिए हैं, लेकिन अनुकंपा नियम एक अप्रत्याशित त्रासदी से निपटने के लिए है। और फिर अदालत ने एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये मान लेना तर्क और सामान्य ज्ञान के खिलाफ है कि सिर्फ इसलिए कि किसी की उम्र 33 साल से ज्यादा है तो उसे आर्थिक कठिनाई नहीं हो सकती। हो सकता है 37 साल की उम्र में किसी पर ज्यादा जिम्मेदारियां हों और उसे नौकरी की और भी ज्यादा जरूरत हो। ऐसा सोचना तो अनुकंपा नियमों के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। और विश्वविद्यालय की उस आंतरिक नीति का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि छूट सिर्फ विधवा या तलाकशुदा को मिलेगी? अदालत ने उसे भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने उसे एक प्रशासनिक निर्णय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बताया और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। क्या? कि कोई भी प्रशासनिक फैसला या आंतरिक नीति नियमों में दी गई वैधानिक शक्ति को छीन या सीमित नहीं कर सकती। अगर कानून या नियम ने आपको विवेक का उपयोग करने की शक्ति दी है, तो आप एक समिति बनाकर ये तय नहीं कर सकते कि हम इस विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे या सिर्फ इन 2 तरह के लोगों के लिए करेंगे। मतलब ये नियम की आत्मा को खत्म करने जैसा है। एकदम। तो विश्वविद्यालय के सारे तर्कों को एक-एक करके खारिज करने के बाद आखिरी फैसला क्या हुआ? क्या अदालत ने देवी जी को नौकरी देने का आदेश दे दिया? सीधे तौर पर नौकरी देने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि ये अदालत का काम नहीं है। अदालत ये तय नहीं करती कि कौन योग्य है और कौन नहीं। लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया और कुछ बहुत ही स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू की अनुकंपा नियुक्ति समिति को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए। और इस बार विचार कैसे करना है, इसके लिए क्या शर्तें रखीं? क्योंकि असली दिशा तो यहीं से तय होती है। निर्देश बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। अदालत ने कहा, 1. समिति को सबसे पहले उम्र में छूट देने के अनुरोध पर विचार करना होगा। 2. ये विचार सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा नियमों के आधार पर होगा, जिसमें लिखा है जहां भी आवश्यक हो।
इस पर विचार करते समय भर्ती नियमों की 33 साल की आयु सीमा को पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा। पूरी तरह से? जी हाँ, पूरी तरह से। और 3, अगर समिति उम्र में छूट देने का फैसला करती है तो उसके बाद उनके दावे के अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा, जैसे कि वे अपनी बहन पर कितनी निर्भर थीं, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है और दूसरी जरूरी बातें। मतलब अदालत ने कहा कि पहले उम्र की इस तकनीकी बाधा को करुणा और जरूरत के आधार पर हटाओ और फिर मामले को उसकी असल योग्यता यानी मेरिट पर देखो। एकदम सही। और जाते जाते अदालत ने एक बहुत ही मानवीय और मार्मिक टिप्पणी की, जो मुझे लगता है इस पूरे फैसले का सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा, हम इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि इस आवेदन का परिणाम इस मुकदमेबाजी के भाग्य से नहीं बल्कि करुणा के विचारों से तय होगा। वाह! ये एक तरह से संस्था को बहुत विनम्रता से याद दिलाना था कि इन नियमों का मूल उद्देश्य क्या है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि इस मुकदमेबाजी में जो देरी हुई उसे महिला के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि नियम की आत्मा उसके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जिन नियमों का उद्देश्य ही करुणा दिखाना हो, उनकी व्याख्या भी उसी भावना से की जानी चाहिए। कोई भी संस्था अपनी आंतरिक नीतियां बनाकर नियमों द्वारा दी गई विवेकाधीन शक्ति को खत्म नहीं कर सकती, खासकर जब लक्ष्य किसी परिवार को एक त्रासदी के बाद वित्तीय बर्बादी से बचाना हो। बिल्कुल। इस फैसले ने नियम की भावना को उसकी लिखित व्याख्या से कहीं ऊपर रखा है। अदालत ने ये स्थापित किया कि क्यों एक नियम बनाया गया है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या उस नियम में लिखा है। सही। यह मामला वाकई सोचने पर मजबूर करता है और एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जब किसी संस्था को नियम में लचीलापन दिखाने या विवेक का इस्तेमाल करने की शक्ति दी जाती है, तो उसे ऐसी कठोर आंतरिक नीतियां बनाने से कैसे रोका जाए जो उस लचीलेपन को व्यवहारिक रूप से खत्म ही कर दें। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नियम की आत्मा को नौकरशाही की सख्त और कभी-कभी बेजान प्रक्रियाओं द्वारा पराजित न किया जाए।